नमस्कार विद्यार्थियों, बीए बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विश्व के प्रमुख संवैधानिक व्यवस्थाएं। इसमें पिछली क्लास तक टॉपिक चल रहा था कि क्या ब्रिटिश संविधान संयोग अथवा विवेक का शिशु है। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया में क्या ब्रिटिश संविधान संयोग का शिशु था या है, यहाँ तक अध्ययन हमने कर लिया है। आज का टॉपिक है क्या ब्रिटिश संविधान विवेक का शिशु है। विवेक से मतलब मानवीय मस्तिष्क की उपज, नियम कानून अधिनियमों के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के तहत अपनाई गई संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र। पहले निरंकुश राजतंत्र, राजा ही सम्राट ही सर्वे सर्वा था, उसके मुंह से निकले गए सब ही कानून और नियम थे। लेकिन जनता ने उनका विरोध किया तो कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हुई और संवैधानिक राजतंत्र अपनाया गया। कैसे संवैधानिक राजतंत्र धीरे धीरे व्यवहारिक लोकतंत्र में आया और व्यवहारिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांतों में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना ब्रिटेन के संवैधानिक विकास का सार तत्व रही है। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना, यह कार्य कुछ अंशों में संयोग और अधिकतर अंशों में विवेक का परिणाम है। संयोग में हैनोवर वंश की स्थापना से पूर्व 1685 और 87 के वर्षों में जेम्स द्वितीय और जेम्स तृतीय, ये इतने निरंकुश अत्याचारी शासन थे कि जिनके शासन से, जिनके कारनामों से जनता त्रस्त थी। जनता ने इनका विरोध किया तो ये जेम्स द्वितीय भागकर फ्रांस चला गया। इसके बाद में हैनोवर वंश के सम्राट राजगद्दी पर आसीन हुए। हैनोवर वंश जब सत्तारूढ़ हुआ तो इन्होंने इंग्लैंड की राजनीति और रीति रिवाज परंपराओं में रुचि नहीं दिखाई और इन्होंने इंग्लैंड की राजनीति के स्थान पर हैनोवर राजनीति को ही अपना श्रेष्ठ रुचिकर राजकार्य में योगदान दिया और ब्रिटेन की राजनीति में इनके काल में प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। इससे प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ और कैबिनेट व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसी काल में बाद में 1215 का महंगा काल था। ये बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित अधिनियम है जिन्होंने सम्राट को बाध्य कर दिया हस्ताक्षर करने के लिए, कुछ मांगों पे, कुछ अधिकारों के लिए, कुछ मांगों को मनवाने के लिए। ऐसा ही 1628 का अधिकार याचना पत्र था जिससे संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही 1689 का अधिकार पत्र। कुल मिला के इन अधिकार पत्रों से 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, इन सभी संवैधानिक अधिनियमों से निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और बाद में धीरे धीरे व्यवहार में लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना में की और अग्रसर इन्होंने किया, जिनमें 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र और 1689 के अधिकार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें ही अगला पॉइंट देखिए, वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष यानी वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार। गुप्त मतदान प्रणाली का विकास, कि कैसे
अपनी स्वेच्छा से अपनी रुचि के कैंडिडेट को जिसको वो पसंद करता है अपना मतदान देकर सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ाता है, सरकार बनाने के लिए उसको मत प्रदान करता है। और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विकास, ये सारी संवैधानिक अधिनियमों के तहत की गई व्यवस्था है। इनमें सबसे पहले सन 1832 ब्रिटेन में सबसे पहले मत देने के लिए अधिनियम लाया गया। 1832 का मताधिकार अधिनियम। 1832 में वयस्क मताधिकार संसद द्वारा निर्मित कानूनों का ही परिणाम है। ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को क्रमिक रूप से अपनाया गया है। सबसे पहले 1832 में मध्यम वर्ग के लोगों को मत प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब? 1832 में। तो मताधिकार का जो अधिनियम है वो क्रमिक रूप से लाया गया, किसी एक दिन में नहीं। सर्वप्रथम सन 1832 में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिसमें केवल मध्यम वर्ग को ही मत प्रदान करने के लिए अधिकार मिला। इसके बाद में 1867 में इसमें सुधार हुआ, 1884 में सुधार हुआ, 1918 के सुधार अधिनियम के द्वारा कुछ इसमें सुधार करके और बढ़ाया गया, जिसमें महिला और सामान्य वर्ग को अधिकार मत देने के लिए अधिकार मिला। सुधार अधिनियम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया 18 वर्ष। इसके बाद में 1969 के सुधार अधिनियम के आधार पर मताधिकार में सुधार करके मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कि प्रत्येक वयस्क नागरिक जो पहले यानी 1969 से पहले 21 वर्ष की जो बाध्यता थी उसको घटाकर प्रत्येक वयस्क नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है वो अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन में भाग ले सकता है, मत दे सकता है, वोट दे सकता है। ये संवैधानिक वयस्क मताधिकार का जो अधिनियम है क्रमिक रूप से 1832 से शुरू होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और 1969 में सभी लोगों को समान रूप से जिनकी आयु 18 वर्ष है मत देने के लिए योग्य समझे गए। इसमें ही दूसरी प्रणाली है गुप्त मतदान प्रणाली। ऐसी मत प्रणाली जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन गुप्त रूप से कर सकता है, अपना समर्थन दे सकता है, सार्वजनिक रूप से नहीं, गुप्त रूप से। तो ऐसी गुप्त मतदान प्रणाली यानी कि वोटिंग की व्यवस्था अपनाई गई। ये भी संवैधानिक व्यवस्था और अधिनियम के तहत ही अपनाई गई। 1872 में सबसे पहले शुरू की गई। तब से वयस्क मताधिकार का उपयोग करने के लिए 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधि का गुप्त मतदान प्रणाली के तहत चुनाव कर सकता है। इसी में ही एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र 1948 से पहले बहुल निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली थी। 1948 में यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधियों का निर्वाचन बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करके 1948 में एकल निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। तो कुल मिला के ब्रिटिश संविधान विवेक का शिशु है, यानी कि मनुष्यों द्वारा, नागरिकों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए लाए गए सरकार द्वारा लाए गए अधिनियमों के तहत ये व्यवस्थाएं आगे बढ़ती गई। अगला पॉइंट है इसमें लॉर्ड सदन पर
लोक सदन की श्रेष्ठता। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में दो सदन है, लॉर्ड सभा और सामान्य सभा, लोक सदन। लॉर्ड सभा यानी कि प्रतिनिधियों की सभा, कुलीन वर्ग की सभा, और लोक सदन जनप्रतिनिधियों की सभा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा। इसकी लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता कैसे स्थापित हुई? 19वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड सभा 19वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड सभा लोक सदन पर हावी थी। लॉर्ड सभा को लोक सदन से श्रेष्ठता प्राप्त थी, लेकिन इसी सदी के उत्तरार्ध में दोनों की स्थिति लगभग समान स्तर पर आ गई। लगभग दोनों का अधिकार क्षेत्र, शक्तियां समान रूप से बराबर में आ गई। और लेकिन आगे 20वीं सदी के प्रारंभ में दोनों सदनों में 20वीं सदी के प्रारंभ में दोनों सदनों में इस विचार को अपनाया गया कि कानून निर्माण और वित्तीय मामलों पर अंतिम शक्ति 20वीं सदी के प्रारंभ में इस विचार को अपनाया गया कि एक तो कानून निर्माण, कानून से संबंधित, और दूसरा कानून निर्माण और वित्तीय शक्ति से संबंधित जो प्रावधान है, जो स्थिति है, जो अधिकार है, ये लोक सदन के पास होना चाहिए, क्योंकि लोक सदन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो 20वीं सदी में ये विचार लाया गया कि वित्तीय मामलों और कानून निर्माण में सहायता, सलाह मशवरा करने के लिए लोक सदन को शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन इसको लॉर्ड सभा ने नहीं माना, और जब लॉर्ड सभा के द्वारा इसको अस्वीकार करने की कोशिश की गई, तब 1911 और 1949 में अधिनियम लाए गए, जिनके आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। तब से लॉर्ड सभा की शक्तियों पर प्रतिबंध हो गया, और तभी से लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता साबित हुई। आज भी ब्रिटिश संविधानिक व्यवस्था में लॉर्ड सभा, जो कि कुलीन वर्ग की प्रतिनिधियों की सभा थी, इस पर लोक सदन की श्रेष्ठता प्राप्त है, केवल वित्तीय और कानून निर्माण संबंधी प्रावधानों के तहत। धन्यवाद। इससे आगे का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।